खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। संडे स्टार पर साइंस में कैरियर के मुतालिक तालिब इल्मों के लिए मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कि परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके जज्बों में जान होती है। तो आपके अंदर आपको अपने अंदर जज्बा पैदा करना है, हौसला पैदा करना है। आप देखेंगे मंजिलें खुद आपके सामने चल कर आएंगी। हमारे दरमियान शहर के इस बाबत इस फील्ड के मारूफ और मशहूर तजर्बाकार काउंसलर मेरी मुराद जनाब खुर्शीद सर, जो कि डायरेक्टर भी हैं क्वेस्ट एकेडमिया के, और उनके साथ ही साथ आसिफ सर भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। आप दोनों ही मेहमानान का दर्श फाउंडेशन की जानिब से मैं तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल स्वागतम करता हूँ। हम लोग आपको अपडेट करने के लिए ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सब लोगों को जहमत दे रहे हैं। सर, आप लोगों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो आप बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। यहाँ तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर तुम सोचो कि 2 टी-शर्ट में मेरी जिंदगी कट जाएगी, तो वो बहुत टफ होगा। इसलिए मेहनत करो। ज़्यादातर 99% बच्चे जो हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, स्पेशली मैथ में। तो अगर आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। और फिजिक्स आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं से भी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ये क्लियर है, फैक्ट है। आपका रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप 9-10 से शुरू करते हैं बच्चों को और कोशिश करेंगे कि उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन दें। तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो जो आम जो कॉन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उससे ये अलग होता है, क्योंकि हम बच्चे को उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे LCM या HCF है, उसके सही माने बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो होता क्या है। और जब उसके आप बेस को, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ दिमाग में आएगा। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन अपने तरह का अलग होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। आप CSAT का पेपर देख लीजिए या फिर मेंस का WBCS का देख लीजिए या इंडिया का देख लीजिए, सब में ऐसा ही है। तो आपको अगर कंपटीशन एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी में जाना है तो आपको अपना पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन हासिल करनी है, तभी आप आगे कर पाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल है। आपको अपना एजुकेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। मार्क्स अच्छा आना चाहिए। मार्क्स अच्छा आना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप कितना उससे सीखे, कितना लर्न किया है, आपके अंदर कितना नॉलेज आया है, वो ज़रूरी है। आपका मार्क्स कम भी है चलेगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज कम है और मार्क्स ज़्यादा है तो आप आगे जा कर के कामयाब नहीं होंगे, या कामयाबी हासिल करने के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको मेहनत से पढ़िए, सेलेक्टिव स्टडी की तरफ बिल्कुल मत जाइए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने की कोशिश करिए। ये अभी हमारे दर्श फाउंडेशन के जो लोहे रवा डायरेक्टर जनाब रफ़ी अहमद साहब, आपको दर्श फाउंडेशन का मकसद, उसके अगराज़ व मकासद के साथ साथ आपको मुफीद मशवरे दे रहे थे। अब मैं हमारे दरमियान जो क्वेस्ट एकेडमिया के डायरेक्टर हैं मेरे मुराद जनाब खुर्शीद आलम सर, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सर राइज पर आएँ और हमारे बच्चों को अपनी नेक राय से। ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। 2014 के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है मेरे देश में, हम लोगों के देश में, उसमें इस कौम का सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन आके खड़ा हो गया है कि हाउ टू सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन लोग सर्वाइव करेंगे, किस तरह से, थियरी क्या होगी। तो 2014 के बाद
ये बच्चों की बात नहीं रह गई है, ये पूरे कौम की बात है। ये थे जनाब खुर्शीद आलम सर, जो अपना एक्सपीरियंस और कौम की मौजूदा हालत से आपको वाकिफियत करा रहे थे। आगाह शर्त ये है कि हम उसे गौर से सुने और उसे गिरह बांधें, कौन सी बात कहाँ पर लगने वाली है, कहाँ पर मेरे काम आने वाली है। वो जज्बा, वो पोटेंशियल लाना होगा, तो इंशाल्लाह आप यहाँ पर आएंगे और आप कौम की रहनुमाई करेंगे। तो आपकी रहनुमाई के लिए हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं जनाब आसिफ निसार साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सर दायित्व पर आए और अपनी बात रखें। 20 साल हो गया मेरा एक्सपीरियंस केमिस्ट्री पढ़ाते हुए इस फील्ड में। इंडिविजुअल ट्यूशन के अलावा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ा है और अभी जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाथफाइंडर हो या वॉइस या आलमी जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो। और इन सब में पढ़ा के बेटा एक बात समझ में आया है, इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कई सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन चुके हैं। सबसे पहली बात तो बेटा याद रखना कि आप कहीं पे भी पढ़ो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं होगा। चाहे आप मेरे पास पढ़ो, क्वेस्ट में पढ़ो, आकाश में पढ़ो, एलएन में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। हम लोग की स्पेशलिटी जो बेटा है वो है नीट पे, और शुरुआत करते नीट से ही। सबसे पहले तो नीट के बारे में जो बच्चे नीट को टारगेट कर रहे हैं, डे बाय डे नीट का जो कंपटीशन है वो टफर होते जा रहा है। यहाँ पर नीट का एस्पिरेंट कौन है बेटा, जरा देखिए कौन है। आप लोगों को पता है इस बार नीट में कितने बच्चे अपेयर किए हैं इस साल? 21 लाख। पिछले साल ये था 18 लाख, इस बार हो गया 21 लाख। ऐसा नहीं कि नीट का क्वेश्चन पेपर टफ होते जा रहा है, नीट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डे बाय डे इतना ज्यादा होते जा रहा है कि वो सीट हासिल करना मुश्किल होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंसेप्ट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा 100% स्कोर करना इम्पॉसिबल है। पर 2018 से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, 720 आउट ऑफ 720 एक नया ट्रेंड है। यानी अब बच्चों का बेंचमार्क हो गया है कि भाई अब 720, इस बार 720 मार्क्स 2 बच्चे स्कोर किए ऑल ओवर इंडिया में। 715 स्कोर जो है वो वेस्ट बंगाल का एक स्टूडेंट स्कोर किया, जो वेस्ट बंगाल का टॉपर बना यहाँ पर। ठीक है, इस बार का रैंकिंग सिस्टम पूरा उथल पुथल हो गया। पिछले साल जो बच्चे 550 580 के आसपास आ रहे तो उनका श्योर था कि हो जाएगा, इस बार 580 वाले का भी होने का चांस नहीं है। जबकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं हुआ था, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना ज्यादा बढ़ गया बेटा, इसके वजह से ये कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। जो लोग नीट की तैयारी में सोच रहे बेटा, तो सबसे पहली बात तो सुन लो कि आप, अच्छा एक और सबसे बड़ी बात क्या हमारे वेस्ट बंगाल में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। जैसे बताया बेटा 20 साल से पढ़ा रहे, कई जगह पर पढ़ा है, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल के बाहर भी क्लासेस लिए, बिहार में भी क्लासेस लिए, मुंबई में क्लास लिए, बैंगलोर में क्लास लिए, कई जगह पर क्लास लिए। एक फर्क देखने को मिला ये है कि वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं वो नीट को 12 के बाद ही सोचते हैं, लेकिन आप वेस्ट बंगाल के बाहर चले जाओगे तो नीट या जेईई जैसे एग्जाम के लिए बच्चे 11 से तैयारी शुरू करते हैं, और अभी तक और भी ट्रेंड चल गया कि क्लास 8 और 9 से तैयारी शुरू हो गई है। तो सोचो कंपटीशन अब किस लेवल पे आ गया कि आप उस बच्चों के साथ कम्पीट। वेस्ट बंगाल में तो आप 12 के बाद तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप बाहर चले तो वहाँ तो बच्चे 8 से शुरू कर दिए, 9 से शुरू कर दिए। तो एक ऐसा बच्चा जिसका प्रिपरेशन पिछले 4-5 साल से चल रहा है, और एक ऐसा बच्चा बेटा जिसका प्रिपरेशन का अभी सिर्फ 1 साल हुआ, आपको उसके साथ लड़ रहा है। जब तक स्टेट लेवल पे एग्जाम हुआ करता था तब ठीक, जो नीट का एग्जाम हुआ तब नेशनल लेवल पे आ गया, इतना सारा स्टेट एक साथ एग्जाम दे रहा है। वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा दिक्कत बच्चे फेस करते हैं नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी के लिए, उस दिक्कत का नाम है स्कूल। यहाँ का स्कूल का सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, स्कूलिंग सिस्टम, कि उससे बाहर निकल करके तैयारी करने के लिए टाइमिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। आप में से अगर कोई बच्चे यहाँ पे 11 या 12 के साथ ही तैयारी करे तो आप देखोगे आपको वक्त नहीं मिल रहा होगा तैयारी करने, कि स्कूल संभाले, कि नीट संभाले, कि ट्यूशन संभाले, बढ़ जा रहे हैं। इसी चीज़ को कंसेप्ट में रखते हुए हम लोग पोस्ट एकेडमी में कमिंग ईयर्स एक प्रोग्राम इस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं कि जहाँ पर बच्चे बट ना पाए, 11 से या 9 से उनका तैयारी शुरू करवाया जा रहा है। और जेईई हो, नीट हो, क्लैट जैसा एग्जाम हो जो लॉ के लिए तैयारी करता है, इन सब पे बात है।
नीट एग्जाम में अगर बात करेंगे बेटा तो नीट में देखो MBBS, BDS, DHMS, आयुर्वेदिक, यूनानी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल कोर्सेज भरा पड़ा हुआ है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या, जिस हिसाब से आपका रैंकिंग होगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्क्स कम हो गया तो वो BDS में चले जाते हैं। आज के दौर में बेटा MBBS के अलावा अगर कहा जाए तो बच्चे BDS के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप में से कोई है ऐसा सोच रहा है बेटा BDS, यू थिंक ऑफ BDS समझते हैं ना, डेंटल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बता रहे बेटा कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम लोग अपने बचपन की बात करें, हमारे बचपन में अगर दांत का डॉक्टर का मतलब सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था, उसको लोग चीना डॉक्टर, ठीक है। पर अब पूरा का पूरा कंसेप्ट बदल गया है। आज कई ऐसे बच्चे, और नॉट ओनली दिस, देखो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि नीट का तैयारी करना है या नीट करना है, आपको अपना लाइफ का जो प्लानिंग करना है बेटा, स्ट्रैटेजी अगर करियर के हिसाब से, तभी बहुत ऐसा करियर है जो ऑफ बीट में जा रहा है। सब बच्चे तो नीट नहीं क्लियर कर पाएंगे, व्हाट अबाउट दोज जो नीट नहीं कर पा रहे, या व्हाट अबाउट दोज जो इन सारे कोर्सेज में नहीं आ रहे, तो इनके लिए भी अभी बहुत सारा कोर्सेज ऐसा आ चुका है जो 3 साल का, 3.5 साल का या 4 साल का बेटा कोर्सेज हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये देखो, ये जो चश्मे है, आपको पता है कि बहुत सारे इस तरह का दुकान जो मिलेगा आपको चश्मे का, वहाँ है ना, बैठते हैं, वहाँ जो बैठते हैं वहाँ पे हम उनको डॉक्टर बोलते हैं बेटा। फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर ऑप्टिशियंस, है ना। लेकिन 4 साल का बेटा ऑप्टोमेट्री का कोर्स होता है, ये वो करने के बाद, हाँ, वो जो ऑप्टिशियंस होता है, आप देखना वो दवा तक लिख रहे हैं कि आपका आँख में ये ड्रॉप डालिए, वो ड्रॉप डालिए। ये ऑप्टिशियन का जो कोर्स है, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे कि अपार्ट फ्रॉम नीट, अगर नीट नहीं हो पा रहा है तो नीट के बाहर का भी एक दुनिया है। ऑप्टिशियन का अगर आप कोर्स कर लेते हो तो ऑप्टिशियन का कोर्स करने का मतलब हो रहा है कि आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हाँ, भले आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो, बट यकीन मानो इज्जत आपको वही मिलने वाला है। तो जो बच्चे नीट अगर अभी देखोगे तो अभी हर तरफ एक ही वर्ड चलता है, नीट, लेकिन सबको का नीट नहीं निकलेगा। तो जिसका नीट नहीं निकल पाएगा उसके लिए और क्या क्या चांसेस है, उसके लिए अभी देखोगे और भी बहुत सारे कोर्सेज आ गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट कोर्स 3 साल का होता है बेटा। अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए हम लोग नीट में इतना जा चुके हैं कि इसको भूल गए। हर साल अब इसका नंबर स्टूडेंट का तादाद कम होता जा रहा है, नीट में बढ़ता जा रहा है। इंजीनियरिंग भी फील्ड ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत सारा स्कोप्स है, इंटरनेशनल लेवल पे स्कोप्स है। आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग लेवल पे सोच रहे हैं तो आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस जैसे एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस भी एग्जाम है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लॉ में जा सकते हैं, क्लैट एग्जाम जैसे एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। लॉ के अलावा आप तैयारी कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एनडीए के लिए। एनडीए में बेटा आपको आर्मी बोलो, आप नेवी बोलो, एयरफोर्स बोलो, हर तरह का कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। और एनडीए का एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ 10+2 जो आपका कोर्सेज, जो सिलेबस बेटा आपका जेईई या नीट का है वही सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ एक्स्ट्रा जिसमें आएगा वो आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, कुछ मेडिकल का टेस्ट होगा। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा जो एनसीसी से अटैच है और अगर आप एनसीसी में हैं तो आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, सीडीएस जैसा एग्जाम या एफकट जैसा एग्जाम। आप में से एनसीसी का कोर्स करने के बाद एनसीसी में एक सर्टिफिकेट होता है जिसको सी सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। अगर आप वो कर लेते हो तो आप जो एनडीए के एग्जाम का जो रिटन वाला पार्ट है आप उसको स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाकर के इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, आप इस तरीके का कोर्सेज कर सकते हो अगर आप एनसीसी से रिलेटेड है तो। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं सीएस-सीपीटी जैसा एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर कहा जाए जैसे कि सर बता रहे थे कि आज मेडिकल कॉलेज में बेटा 100 में से 49 बच्चे जो है मेडिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स में देखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट में हम लोग नहीं है, हम लोग लॉ में भी अभी बहुत पीछे हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट एग्जाम है इसका। और जरूरी नहीं कि यूपीएससी एग्जाम करने के लिए आपको आर्ट्स को ही पढ़ना होगा या कॉमर्स को। यूपीएससी एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा। आप एमबीबीएस के बाद, आप बीटेक के बाद, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट करने के बाद भी इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये सारे जो कोर्सेज कहा जाए, अब अगर आपको बताया जाए तो बेटा ये है हमारा फ्यूचर, देख लो ये हमारा फ्यूचर होने वाला है। आज के दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस है तो इस बिजनेस का नाम है डेटा का बिजनेस। आज फेसबुक और गूगल जैसा कंपनी डेटा का ही बिजनेस पे तो राज कर रहा है बेटा।
अगर इस वक्त आप यहाँ बैठ करके इस सेमिनार को अटेंड कर रहे थे, यकीन मानो गूगल के पास डेटा जा चुका है कि इस वक्त आप यहाँ बैठ करके किसी सेमिनार में बैठेंगे, उसके पास डेटा पहुँच गया है। पहले यकीन मानो आज से 15-20 साल पहले डेटा का क्या इंपॉर्टेंस था, अभी क्या इंपॉर्टेंस, एक छोटा सा एग्जाम्पल पे समझा रहे। आज से 20 साल पहले लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता था, बातचीत होता था, उसका कोई रिकॉर्ड हुआ नहीं करता था। आज बेटा हर एक बात का रिकॉर्ड है व्हाट्सएप के तौर पे। आप अगर किसी से बात करें तो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड हो गया कि हाँ 2 लोगों के बीच में ये बातचीत हो रहा है। ये भी एक तरह का डेटा है। इतना ज़्यादा डेटा हो चुका है कि अब उसको एनालाइज करने का जरूरत पड़ रहा है कि उसमें है क्या। सिर्फ एनालिसिस नहीं, अब उसके ऊपर साइंटिस्ट तक आ गए हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट के तौर पे। और डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट पढ़ने के लिए बेटा आपको साइंस का बैकग्राउंड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाहर में भी बातचीत कर सकते हैं। और एक हमारे पास फ्यूचर आने वाला है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। बहुत जल्द बेटा ये सारा कोर्स हम लोग तो, आप लोग तो 11-12 क्रॉस करके निकल जाओगे। बहुत जल्द आप देखना ये सारा कोर्स बाय डिफॉल्ट स्कूल में क्लास 4, 5, 6 से ये शुरू कर दिया जाएगा। ये सारा कोर्सेज आने वाला है। जैसे कि हमारे दौर में हुआ क्या करता था, जैसे आज आपके दौर में बेटा कि आप लोगों को क्लास 4, 5 से ही कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। मुझे याद है कि हम लोग अपने 12 पास करने के बाद बाहर जाकर कंप्यूटर कोचिंग में अलग से कोर्स किया, क्योंकि उस वक्त स्कूल में अवेलेबल फीचर्स नहीं था, पर आज हर जगह आ गया। ये सब फ्यूचर आने वाला है। तो ये नीट, JEE, UPSC, इन सब के अलावा फ्यूचर में बेटा ये काम करने वाला है। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा अगर कहा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो रहा है, आप समझ लो। जैसे देखो, अगर कहा जाए कंप्यूटर की जो दुनिया है बेटा, वो 2-3 चीज़ों पर टिका है, रैम है, रोम है। और आज के दौर में जो लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, कम से कम इतना जानते हैं मोबाइल के जरिए कि हाँ भाई मेरा मोबाइल का रैम इतना है, इतने GB का रैम होना चाहिए, इतना रोम होना चाहिए। यानी कि कंप्यूटर जो होता है बेटा वो एक दिमाग की तरह काम करता है। और आज हमारा टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम लोग एक आर्टिफिशियल माइंड तैयार कर चुके हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक कंसेप्ट है बेटा वो ये है कि वो सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके, पहले देखो कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट क्या है। कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप पहले कुछ उसमें डेटा फीड कर दो, उसके बाद आप उससे जो सवाल मांगो वो जवाब देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके परे है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा फीड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सराउंडिंग से डेटा खुद ब खुद निकालना शुरू कर देगा और उसको प्रोसेस करके ये करना। आप लोग रिसेंटली सुने होंगे एक और वर्ड अभी मार्केट में, वो जो चैट GPT है ना। साथ में आप सोशल मीडिया पे इस तरीके का भी न्यूज़ सुने होंगे कि चैट GPT जब से आया है और जिस तरीके से वो फैल रहा है, कईयों का नौकरी खाएगा। मालूम ये सुने इस तरीके का, और ये फैक्ट है बेटा। क्लर्कियल लेवल का, जो बेसिक लेवल का नीचे तबके का बेटा जितना जॉब है, बहुत जल्दी ये सबको खाना शुरू कर रहा है। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे, डेली लाइफ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आज से बेटा 2 साल आप पहले की बात कर लो, जितना भी ऑनलाइन कंपनी, अगर आप वहाँ पे किसी चीज़ से हो तो आपको एक कस्टमर केयर सर्विस, आपको कॉल करना पड़ता था, बात करना पड़ता था। अब आपको वो नहीं मिलेगा। आप ऐप में जाइए, आप टाइप कीजिए और आपके साथ उस तरफ से कोई और इंसान बैठकर बात नहीं कर रहा है, चैट GPT बैठ करके बात कर रहा है। यानी उस इंसान का नौकरी गया जो उधर बैठ कर बात कर रहा था। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ यही नहीं है। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखो, आप एनालिसिस करो। आप कभी भूले भटके के अपने मोबाइल में गूगल में मान लो एक सर्च किए कि आपको एक मोबाइल खरीदना है या आपको एक छाता खरीदना है, आप एक सर्च करके देखो। सर्च करके वो सर्च छोड़ दो, उसके बाद आप यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, आप देखना सिर्फ छाता का कंपनी का ऐड आता है, अपने आप आ रहा है। आप सर्च कहीं और किए हैं, ऐड वो बार बार आपके सामने पुश कर रहा है। ये है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंटिस्ट का कमाल है जो फ्यूचर में आ रहा है। डेटा को एक नया नाम दिया गया, इट इज अ न्यू ऑयल। अरे ऑयल समझते बेटा, ऑयल के लिए सबसे बड़ा ज़्यादा झगड़ा हुआ है यहाँ पर पूरी दुनिया में। अगर कहीं ना कहीं कहा जाए जो इस्लाम बदनाम है बेटा, इस्लाम में बदनामी की एक वजह तेल भी है। इस्लाम को बदनाम भी किया गया है ना, तो तेल की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो तेल का कब्जा है वो इस्लामिक कंट्री पे है। तब ये नया डेटा आ रहा है और इसके ऊपर अब फ्यूचर का जो लड़ाई होगा वो लोग एक दूसरे को मारने वाले नहीं है बेटा, डेटा चोरी होगा, डेटा पे लड़ाई होगा। अगर एक किसी कंट्री का पूरा डेटा निकल गया, किसी के पास चला गया, ठीक है, तो सारा कहानी खत्म। ये कुछ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और कुछ सवाल बेटा? सर B.Pharm बहुत बेहतरीन बेटा। मतलब B.Pharm एक ऐसा कोर्स है बेटा एवरग्रीन, क्योंकि जब तक लोग दुनिया में हैं उनको दवा की ज़रूरत है, ठीक है। और B.Pharm एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप रिसर्च करके आप, अगर कहा जाए ये जो हमारे पास कोरोना का जो दौर गुजरा,
तो कोरोना में ये सारा दवा का रिसर्च किसके बेसिस पे हो? बी फार्म के बेसिस पे हो। और बी फार्म में सिलेक्शन करने के लिए अगर आप कलकत्ता से एग्जाम, वेस्ट बंगाल से एग्जाम देते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा। आप एक नीट के एग्जाम के थ्रू से बी फार्म में अप्लाई कर सकते हो और आप एक वेस्ट बंगाल जॉइंट के थ्रू से दे सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉइंट के थ्रू से आपको बी फार्म एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, बाकी पेपर अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में पढ़ना बहुत महंगा हो जाएगा। आप यकीन मानो, इंडिया का टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपका खर्च 1 करोड़ का आसपास आने वाला है, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। आप अगर वेस्ट बंगाल में ही पढ़ना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल में लगभग अभी का जो प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो 50 से 60 लाख के आसपास है। तो अब बच्चे इसकी वजह से इतना खर्च नहीं उठाने की वजह से वो मूव कर रहे हैं, बढ़ा ना। बच्चे अब इसको खर्च को बचाने के लिए अब मूव कर रहे हैं बांग्लादेश, रशिया, ठीक है, यूक्रेन, इस तरीके का चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको नीट पढ़ना है, नीट पढ़ने के लिए आपके पास मिनिमम 130, जैसे इस बार का 135 या 136 के आसपास है एक नीट, इसको जो मिनिमम होता है उसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर आप वो क्रॉस नहीं करते हो तो आप बाहर में भी नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी जो MCA का काउंसिल का जो रेगुलेशन है, आपको कहीं पे भी पढ़ने के लिए नीट एग्जाम को आप अपेयर करना पड़ेगा। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे सर हम लोगों को बांग्लादेश में पढ़ना है तो बस आपके कोचिंग में सिर्फ इतना पढ़ा दीजिए कि 130-125 हो जाए, इस तरीके के बच्चे आते हैं। यानी कि अगर आपको नीट के अलावा बाहर किसी प्राइवेट में पढ़ना है तो भी नीट में आपको बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कहाँ करना चाहते हैं? आपका खर्च आप पकड़ लीजिए कि आपका खर्च जो है वो 20 लाख से लेकर के 40 लाख के आसपास के बीच में रेंज आता है। या हाँ, बांग्लादेश भी कह लीजिए, यूक्रेन में भी। बांग्लादेश का भी जो चल रहा है, देखिए इसमें तो है नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, कई सारे जान पहचान के लोग हैं जो इस तरीके करते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि सर अगर आपके पास कोई बच्चे होंगे तो बता दीजिएगा कि अगर बाहर पढ़ना। ढाका में थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बाकी कॉलेजेस में कम पड़ेगा। यूरोप का ज़्यादा पड़ेगा। यूरोप तो बहुत ज़्यादा, यूरोप में ज़्यादा, लेकिन यूके अभी सबसे कम में सिर्फ 2 ही जगह पड़ता है, वो एक आपका बांग्लादेश हो रहा है और एक आपका यूक्रेन। इंडिया को पाबंदी लगा दी है फॉरेन से बीएस करने के बाद। नहीं, पाबंदी नहीं है, उसको आपको बता दें क्या नियम है। अगर बाहर से पढ़कर आते हैं तो आने के बाद उनको यहाँ पर फिर से एक एग्जाम क्लियर, 2 एग्जाम ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है बता दे रहे, आज से करीब 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जो बच्चे बाहर से पढ़कर आते थे यहाँ का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते थे। मेरे जानकारी में 2 ऐसे बंदे हैं जो MBBS वहाँ से पढ़ कर आए और आज तक वो क्लियर नहीं कर पाए, नतीजा वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। पर इसको देखते हुए अब यहाँ का गवर्नमेंट उस एग्जाम को बहुत नीचे स्तर पर कर दिया कि बच्चे उसको क्लियर कर पाए। और इसको देखते हुए जो बाहर के मेडिकल कॉलेजेस है वो लोग भी अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे 5.5 साल का कोर्स करने के बाद यहाँ का एग्जाम क्रैक करने के लिए वो लोग वहाँ से खुद अलग से उसको कोचिंग करके तैयारी करके भेज रहे हैं कि जाइए आप उसको क्रैक कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ से बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ आके यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो वहाँ का मेडिकल कॉलेज खुद इस तरीके का फैसिलिटी शुरू कर दिया है जो पहले नहीं था, पर अब ये हो चुका है और अब बच्चे क्लियर कर ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बच्चा के क्लियर कर लेते हैं। ये हर साल बदलता रहता है फिगर। अगर बात किया जाए वेस्ट बंगाल में तो इस बार का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लगभग 4000-4500 के आसपास है। ठीक है, अब उसमें भी कोटा होता है जिसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, जो डेटा इस वक्त नहीं है। लेकिन लमसम अगर आपको बात की तो 4 से 4500 सीट है, इंक्लूडिंग MBBS एंड BDS। कितना रैंक लाना होता है नीट में? जैसे इस बार की बात करें, इस बार में अगर वेस्ट बंगाल में पिछले साल जैसे बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में अगर सिलेक्शन करना था तो जो बच्चे 550 प्लस थे उनका आराम से था। इस बार 550 प्लस में नहीं होने वाला। इस बार आप पकड़ के चलिए कि जो 600 प्लस है उन्हीं का चांस है कि आप नीट आपको करनी है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में, आपको नीट में बैठना है। भले ही आपका रैंक आगे पीछे हो, अगर रैंक अच्छा आता है तो सरकारी हॉस्पिटल में, अगर रैंक ज़्यादा आता है तो आपको प्राइवेट में लेना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज बहुत महंगा भी होता है, सबकी बस की बात नहीं है। इन तमाम बातों को इन्होंने क्लियर से आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया साथ करते नफ़ी अहमद साहब का कि इन्होंने जो इस तरह का प्रोग्राम किया, और दाऊद साहब का शुक्रिया, तमाम मास्टर सरवर साहब का जिस प्रोग्राम को कामयाब करने, मास्टर सरवर साहब, सुल्तान साहब, दीगर लोग आए, सभी का शुक्रिया। मैं प्रोग्राम को ये